दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में बुध ग्रह पर इलेक्ट्रॉन वर्षा की बौछार को कैप्चर किया गया। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान, ऑप्शन सी हबल स्पेस टेलीस्कोप या फिर ऑप्शन डी जेमिनी ऑब्जर्वेटरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान। आप में से कई व्यक्ति ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान ने नजदीकी उड़ान के दौरान पाया कि बुध पर इलेक्ट्रॉन वर्षा के कारण एक्सरे ऑरोरा होता है। अंतरिक्षयान के उपकरणों ने बुध ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर की संरचना और सीमाओं का अवलोकन किया और इसके डेटा से पता चला कि यह असामान्य रूप से संपीड़ित स्थिति में था। इस घटना के लिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण सौर हवा द्वारा लगाया गया उच्च दबाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि बुध के मैग्नेटोस्फीयर का भोर पक्ष उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को तेज कर रहा था, जो अंततः ग्रह की सतह पर बरस गए। बताते चले कि बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है। इसलिए विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, वैवाहिक बलात्कार शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत एक आपराधिक अपराध है। कथन 2 है, इसका उपयोग आईपीसी की धारा 375 के तहत किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात को समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की याचिका को 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। बता दें कि भारत में वैवाहिक बलात्कार को परिभाषित करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लिव इन या विवाह संबंध में किसी भी प्रकार की यौन शोषण द्वारा वैवाहिक बलात्कार का संकेत देता है। हालांकि ये केवल नागरिक उपचारों यानी सिविल रेमेडीज का प्रावधान करता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। हालांकि इस धारा के अपवाद 2 में कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी जिसकी पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की न हो के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है, जबकि इसमें वैवाहिक बलात्कार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई दवा बेडाक्विलीन का उपयोग किस में किया जाता है। आपके ऑप्शन है त्वचा कैंसर, हृदय रोग, दवा प्रतिरोधी तपेदिक या फिर फेफड़ों में संक्रमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दवा प्रतिरोधी तपेदिक। हाल ही में मेडिकल चैरिटी मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स यानी एमएसएफ ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से आग्रह किया है कि वह तपेदिक यानी टीबी दवा बेडाक्विलीन के लिए पेटेंट को लागू न करे। बता दें कि बेडाक्विलीन टैबलेट के रूप में दी जाने वाली एक दवा है जिसका उपयोग दवा प्रतिरोधी तपेदिक यानी टीबी के इलाज के लिए किया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। वहीं टीबी फेफड़ों में बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का संक्रमण है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यानी एमडीआर टीबी के उपचार में 2 अग्रणी दवाओं द्वारा उपचार का विरोध करती है। 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमडीआर टीबी के लिए 2 इंजेक्शन योग्य दवाओं को एक मौखिक टैबलेट से बदल दिया, जिसमें बेडाक्विलीन शामिल था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, दवा प्रतिरोधी तपेदिक। अगला प्रश्न है, यहाँ एक नाटकीय जीवाश्म का पता लगाया गया है जो लगभग 125 मिलियन वर्ष पहले पौधे खाने वाले डायनासोर पर हमला करने, अपने शिकार पर हमला करने और अपने शिकार की पसलियों में अपने दांत गड़ाने वाले बिज्जू जैसा दिखाई देता है। उपयुक्त अनुच्छेद में किस साइट की बात की गई है। आपके ऑप्शन है पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क यूएसए, मैमथ साइट यूएसए, एडियाकारा हिल्स ऑस्ट्रेलिया या फिर लियाओनिंग प्रांत चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लियाओनिंग प्रांत चीन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर चीन में एक नाटकीय जीवाश्म का पता लगाया है। ये जीवाश्म लगभग 125 मिलियन वर्ष पहले पौधे खाने वाले डायनासोर पर हमला करने, अपने शिकार पर हमला करने और अपने शिकार की पसलियों में अपने दांत गड़ाने वाले बिज्जू जैसा दिखाई देता है। क्रिटेशियस काल से संबंधित यह स्तनपायी 4 पैरों वाले रेप्नोमामस रोबस्टस को दर्शाता है, जो एक घरेलू बिल्ली के आकार का है। वैज्ञानिकों को संदेह है कि अचानक ज्वालामुखी मलबे में फंस गए और जिंदा ही दफन हो गए। यह जीवाश्म चीन के लिओनिंग प्रांत में पाया गया है। ज्वालामुखी विस्फोटकों में दबे जानवरों के विभिन्न जीवाश्मों के कारण इस क्षेत्र को चीनी पोम्पई कहा जाता है।
इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि लियाओनिंग प्रांत चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदियां हैं? पहली है टोंस, दूसरी है चंबल, तीसरी है हिंडन और चौथी है गंडक। दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 या फिर 1 3 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 2 और 3। हाल ही में मानसूनी वर्षा के कारण दिल्ली में यमुना नदी के जल स्तर में वृद्धि देखी गई, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए। बता दें कि यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह नदी अपने अपवाह में आगे जाकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन आदि हैं। इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं टोंस, हिंडन, सेंगर आदि, जबकि गंडक गंगा की एक सहायक नदी है, इसलिए विकल्प सी सही है। बताते चलें कि टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित है। कथन 2 है, इसे वर्ष 1957 में B.S. वाकणकर द्वारा खोजा गया था। और कथन 3 है, इसे यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर 1 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1 2 और 3 कथन सही हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में शैल चित्रों की खोज की गई है। बता दें कि भारत में ऐतिहासिक भित्ति चित्रों का संपन्न इतिहास रहा है। इस श्रेणी में भीमबेटका के शैल चित्र भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1957 में V.S. वाकणकर द्वारा खोजा गया था। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2003 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। किंवदंती है कि भीमबेटका महाभारत की भीमबेटका से लिया गया है, जिसका अर्थ है भीम के बैठने का स्थान। इसमें 760 शैलाश्रयों में से 500 शैलाश्रयों को चित्रों से सजाया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 1 2 और 3 तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सत्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है बजट सत्र, उसके सामने लिखा है फरवरी से मई। दूसरा है मानसून सत्र, उसके सामने लिखा है जुलाई से सितंबर। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, इसके सामने लिखा हुआ है नवंबर से दिसंबर। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि सभी तीनों युग्म सुमेलित हैं। हाल ही में संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। बता दें कि संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से लेकर मई तक चलता है। दूसरा है मानसून सत्र, जो कि जुलाई माह से सितंबर माह तक चलता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। बताते चलें कि संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की समयावधि है। एक सत्र के सत्रावसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि सभी तीनों युग्म सम्मिलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू लियाकत समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह भारत, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता था। कथन 2 है, इसे दिल्ली संधि के नाम से भी जाना जाता है। और कथन 3 है, इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में एक पाकिस्तानी महिला के भारत आ जाने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते लगभग 70 साल पुराने नेहरू लियाकत समझौते को लेकर चर्चा हो रही है। बता दें कि नेहरू लियाकत समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसे दिल्ली संधि के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस पर देश के 2 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के लिए एक रूपरेखा प्रदान की, इसलिए कथन 3 सही है। इसके मुताबिक पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं की गई, जैसे कि पारगमन में आवाजाही और सुरक्षा की स्वतंत्रता होगी।
अपने कार्मिक सामान और घरेलू सामान में से जितना प्रवासी अपने साथ ले जाना चाहें उसे हटाने की स्वतंत्रता होगी और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत में संचालित विभिन्न वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परियोजना बताई गई है, दूसरी तरफ वर्ष बताए गए हैं। पहली है बाघ परियोजना, उसके सामने लिखा है 1973। दूसरी है हाथी परियोजना, उसके सामने लिखा है 1995। तीसरी है लाल पांडा परियोजना, उसके सामने लिखा हुआ है 1997। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक युग में ही सुमेलित है। भारत में नामीबिया और अफ्रीका से लाए गए चीतों की लगातार हो रही मौतों ने प्रोजेक्ट चीता पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि भारत में इससे पहले भी समय समय पर अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जैसे कि 1973 में बाघ परियोजना, 1992 में हाथी परियोजना, 1970 में हंगुल परियोजना, 1996 में लाल पांडा परियोजना और 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना। इस प्रकार केवल एक युग में ही सुमेलित है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल एक युग में ही सुमेलित है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य भाग लेते हैं? पहला है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और तीसरा है दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी कि एक, दो और तीन तीनों ही सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश ने तमाम चुनौतियों के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखा है और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उससे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। वह संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 52 से 78 में दिए गए हैं, जबकि राष्ट्रपति से संबंधित विशेष अनुच्छेद 52 से लेकर 62 में दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई सीधा चुनाव नहीं होता है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल उसका चुनाव करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जबकि निम्नलिखित सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता है। इनमें शामिल है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही प्रकार के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किए जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी एक, दो और तीन तीनों ही कूट सही हैं। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। और कथन 2 है, ये भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को रिपोर्ट करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।